नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा आवाज। मेरे साथ इस वक्त शख्सियत जो मौजूद है जगदीप सिंह सिंधु जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अनेकों राष्ट्रीय अखबारों के साथ ये जुड़े हुए हैं और स्वतंत्र रूप से ये विश्लेषण भी करते हैं। राजनीति की काफ़ी इनको समझ है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसकी राजनीति के बारे में इनको गहनता से ना पता हो। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इनके साथ हरियाणा के साथ लगते प्रदेश पंजाब की। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। यही पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की और जो किसान आंदोलन, जिस किसान आंदोलन को एक समय में आम आदमी पार्टी ने हवा दी जी, और आज दूसरी तरफ भगवंत मान जी धरपकड़ कर रहे हैं किसान नेताओं की। क्या मानते हैं ये असर जो हुआ है, क्या दिल्ली चुनावों का असर है? देखो रघुवीर जी, जहाँ तक आज की परिस्थिति का सवाल है, आज जिस प्रकार से किसानों ने भगवंत मान के साथ वो बैठक की और उस बैठक का परिणाम कुछ भी नहीं निकला और उस बैठक में जिस प्रकार की प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री भगवंत मान की हुई, उसने किसानों के साथ-साथ आम पब्लिक में जो कुछ सूझवान और बुद्धिजीवी हैं, उनको भी ज़रा हैरानी में डाल दिया, अचरज में डाल दिया कि आखिर ये एक उनके दृष्टिकोण में, भगवंत मान के दृष्टिकोण में इतना बड़ा बदलाव एकदम से यू टर्न कैसे आ गया? तो कहा जा सकता है कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चुनाव में हार हुई है, उसके बाद से एक परिवर्तन बिल्कुल दिखाई देने लगा है आम आदमी पार्टी पंजाब में भी। ये माना जा सकता है कि एक एक समय था जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपने राजनीतिक भविष्य को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वो उनको नहीं मिला। तो उसके बाद 2017 के बाद उनको लगा कि जो पंजाब का जो ग्रामीण क्षेत्र है या वो मतदाता वर्ग है जो गाँव से जुड़ा हुआ है और जिसमें किसानी वर्ग ज़्यादा और जो परंपरागत रूप से अकाली दल का एक वोटर माना जाता है। तो उसपे कैसे वो सेंध लगाएँ और उनको ये अवसर बहुत अच्छे से मिल गया जब 2020 में किसान आंदोलन शुरू हुआ और आपको याद होगा कि जब सभी किसान सिंगू और टीकरी बॉर्डर पे पहुँचे तब आम आदमी पार्टी ने एकदम से इस अवसर को भुनाने की कोशिश की और वो अरविंद केजरीवाल अपने सारे मंत्री और विधायकों के साथ सिंघू बॉर्डर गए और उन्होंने बोला कि हम किसानों के सेवादार हैं। और भगवंत मान जहाँ तक पंजाब का सवाल आता है तो पंजाब के भगवंत मान इसी एक एक फ़लसफ़े को लेके और पूरे मालवा और माझा और दोआबा में किसान जत्थेबंदियों से मिलने लगे और उनको एकजुट करने लगे और उनको पूरा समर्थन दिया। तो एक समय 2020 में जब इन्होंने किसानों का साथ दिया, किसानों का समर्थन लिया और किसान नेताओं से इन्होंने बहुत गहरी बातचीत की और उनको भी राजनीति में जब लाने की इन्होंने प्रयास किया, जब ये इनके तीनों कृषि कानून वापिस होने के बाद किसान जब अपने एक विजयी रूप में वापिस लौट रहे थे, तब तक उन्होंने एक एक तरह से माहौल तैयार कर लिया था और उनको लगने लगा था कि किसान जो पूरे पंजाब में है वो आम आदमी पार्टी को इनके समर्थन की वजह से, इनके दृष्टिकोण की वजह से काफ़ी साथ देगा और उन्होंने कोशिश की थी कि किसान जत्थेबंदियों के जो नेता थे, जिनमें बड़ा चेहरा उस वक़्त में सरदार बलबीर सिंह रज्जेवाल थे, हरियाणा से गुरनाम सिंह चडूनी थे और भी अन्य नेता रहे। तो उनके साथ आम आदमी पार्टी ने प्रयास किए कि किसी तरह से राजनीतिक एक संधि हो के नई पार्टी बने जो किसानों के मुद्दों के लिए और उस तरह से चुनाव में उतरे और वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन जाए। और इस तरह से उन्होंने एक रणनीति के तहत पंजाब में वो सफलता पाई जो उनको 2020 में मिली, सॉरी 22 में। तो कहा जा सकता है कि उस वक़्त जो हमदर्दी किसानों के लिए इनकी रही और जो माँगें किसानों की थी, उनके लिए अरविंद केजरीवाल को आपको याद होगा एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि ये 3 कृषि कानून जो हैं, ये किसानों के लिए डेथ वारंट हैं। डेथ वारंट है। अब वो उसी जो पार्टी की आइडियोलॉजी को मानते हुए भगवंत मान ने भी 26 जनवरी जब किसानों ने प्रदर्शन करना था, उससे पहले पूरे पंजाब में
उन्होंने किसान नौजवानों को इकट्ठा किया और मोटरसाइकिल रैलियां निकाली जगह जगह, ताकि ये मोबिलाइजेशन हो जाए। तो अब वो पार्टी का एकदम से टर्न ओवर होना और एकदम से उस चीज से हट जाना, क्योंकि देखिए जो मांगे इन्होंने किसान नेताओं ने रखी, वो पंजाब से मुतल्लिक थी। और भगवंत मान ने उनको कहा कि बहुत सी मांगे आपकी जो केंद्र से संबंध हाँ, रखती केंद्र हैं, से। इसलिए आप पंजाब को एक धरना स्टेट ना बनाएं। अब इसमें एक कैच है बहुत। देखिए, भगवंत मान ने अब जब ये एसकेएम का जो समूह था, जो एसकेएम राष्ट्रीय था, जब इन्होंने अपनी एक कॉल दी और इनकी निरंतर सभाएं होती रही हैं पूरे पंजाब में, और इनकी बड़ी महापंचायतें भी हुई हैं। जब इन्होंने कॉल दी तो भगवंत मान ने इनको बैठक के लिए बुला लिया और इस बैठक में वो उखड़ के चले गए। लेकिन इस तरह से वो जब ये पहले मोर्चा 1 साल पहले जब जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मोर्चा शुरू किया, या खनौरी बॉर्डर पे स्वर्ण सिंह पंधेर ने किसान मजदूर मोर्चा के तहत जब मोर्चा शुरू किया, तब उन्होंने इस तरह से नहीं उखड़े थे वो। और उन्होंने ये भी नहीं कहा इनको कि रोज-रोज आप धरने लगा लेते हैं, इतने बड़े धरने लगा दिए आपने, पंजाब का बॉर्डर बंद है और इतना बड़ा नुकसान पंजाब के लिए हो रहा है। तो उनके प्रति ऐसी दृष्टिकोण भगवंत मान का नहीं था, जो एकदम अचानक अब के हुआ। तो ये अपने आप में बड़े सवाल पैदा करता है कि आखिर ये क्या हुआ? तो जब इसका विश्लेषण किया जाए, तो जो भगवंत मान ने कहा कि आपने पंजाब को एक ऐसा राज्य बना दिया जो धरना स्टेट है, और जहाँ अन्य जो वर्ग हैं, सामाजिक वर्ग हैं, उसमें व्यापारी वर्ग भी है, उसमें कर्मचारी वर्ग भी है, उसमें कामगार भी है ना? उसमें महिलाएं भी हैं और सभी तरह का समाज है। और उन्होंने ये भी कहा कि भी मैं केवल किसानों का मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। तो उनको लगने लगा कि किसान जत्थेबंदियां पिछले इतने समय से जो धरने प्रदर्शन कर रही हैं, या इनकी वजह से एक एक जो अर्बन वोटर है, या वो वोटर जो एक बड़ा चंक है, वो कहीं ज्यादा नाराज ना हो जाए और आम आदमी पार्टी को जो पिछली बार उनकी सफलता मिली थी, वो कहीं इनसे विमुख ना हो जाए, तो इनकी बुरी हार हो सकती है। तो वो जो एक डर है, उस डर की वजह से लगता है कि भगवंत मान ने अपना ये एक स्टैंड बदल लिया तुरंत। और आम आदमी पार्टी भी ये सोचने लगी है कि शायद किसानों के साथ अब ज़्यादा संधि रखना या उनका समर्थन करना उतना ज़्यादा उनके लिए राजनीतिक रूप से लाभदायक ना होगा, क्योंकि आप देखिए कि पंजाब में अब 2027 फरवरी 2027 में चुनाव होने हैं, और दिल्ली की हार हो चुकी है। अब आम आदमी पार्टी के पास केवल एक राज्य बचता है जहां उनका कुछ जनाधार है, और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती उसी पंजाब में, उसी प्रदेश में एक जनाधार को बनाए रखने या सत्ता में बने रहने की रहेगी। या अगर ना भी हो, तो अगर एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, परिणाम कुछ भी होते हैं, तो कम से कम एक सम्मानजनक स्थिति पंजाब प्रदेश में उनकी बनी रहे विपक्षी के तौर पे। ये भी उनकी एक ऐसी समझ हो सकती है। लेकिन ये जो एकदम से शिफ्ट हुआ है, ये वाक़ई हैरान करने वाला है। और इसके मुख्यतः कारण मुझे यही दिखाई देते हैं, क्योंकि जो माँगे हैं वो प्रदेश की माँगें, प्रदेश से संबंधित माँगें ज़्यादा रही हैं। और जो राष्ट्रीय माँगें हैं, राष्ट्रीय केंद्रीय सरकार को जिनको पूरा करना है, उनके लिए उनके अपने अलग से जो उन्होंने आह्वान किए हुआ है, उस पे काम करेंगे। लेकिन पंजाब में भगवंत मान का इस प्रकार से अपना स्टैंड बदलना बड़ी आश्चर्यजनक बात। क्या लगता है इसमें अरविंद केजरीवाल की भी सहमति है इस प्रकार से बयान देना, या किसी प्रकार से उनको ऊपर से मतलब इस प्रकार के निर्देश मिले हुए हैं भी आप इस तरीके से अब इस किसान आंदोलन को टैकल कीजिए? देखिए, भगवंत मान के बारे में कहा जाता है कि पिछले 3 साल से और उससे पहले भी वो दिल्ली के निर्देश पालन करते रहे हैं। उनका अपना मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनका अपना जो एक एक स्टैंड होता है, एक एक जो आधार होता है, एक मुख्यमंत्री का एक प्रदेश के लिए उतना सशक्त और उतना मजबूत स्टैंड नहीं रहा, और वो उन्हीं निर्देशों, दिल्ली के निर्देशों का पालन करते रहे हैं। अभी भी पंजाब की परिस्थितियों के बारे में अगर आप पंजाब के लोगों से बात करें, तो आपको पता लगेगा कि आज स्थितियां ये हैं कि पंजाब का कोई भी बड़ा मंत्री दिल्ली से आज्ञा के बिना इंटरव्यू भी नहीं दे सकता, कोई बात नहीं कह सकता। अच्छा। ऐसी स्थितियां वहां हैं। और
अलग अलग विभागों में जिस तरह से दिल्ली नियंत्रित करती है सारी चीजों को, तो ये स्थितियां पंजाब में बड़ी वाकिफ हैं लोगों के बीच में। तो आज जो भगवंत मान की तरफ से जिस तरह से कहा गया, या ये जो एक एक स्टैंड लिया गया, इसमें साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये बिना केजरीवाल के आदेश के, निर्देश के ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिल्ली की हार है, उन्होंने कई तरह के समीकरण और सबक हुँ। आम आदमी पार्टी को दिए हैं। या यूँ भी कह सकते हैं, अभी केजरीवाल जी की जो अगुवाई में दिल्ली का चुनाव लड़ा गया, वहाँ पार्टी पूरे तरीके से फेल हुई। तो अब पार्टी के बिखराव को बचाने के लिए या एक फ्री हैंड दे दिया गया, भई आप किसी भी तरीके से पंजाब में अपनी सरकार बचाइए भगवंत मान जी, आप जो भी तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं करें। लेकिन किसान जत्थेबंदियों से या किसान वर्ग, देखिए, आप ये देखें कि पंजाब में 117 सीटें, हुँ, और 117 सीटों में से करीब 65-67 सीटें ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण। हैं, और जहां केवल और केवल मुख्य मतदाता किसान है। तो ऐसी स्थिति में कैसे उनको पूरा बहुमत मिल जाएगा, या वो किस तरह से सफलता हासिल कर लेंगे, ये अपने आप में ही एक प्रश्न है। तो ये कहा जा सकता है कि भले ही उनको फ्री हैंड दे दिया गया हो, लेकिन रणनीतिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे समीकरण कुछ और हैं जिनके ऊपर लक्ष्य किया जा रहा है अगले चुनाव को देखते हुए। और आम आदमी पार्टी के अपने जो अंतर्द्वंद हैं, ये उसका एक एक परिणाम है कि वो आज इस प्रकार एकदम अचानक अपने अपने स्टैंड बदल रहे हैं, या अपने अपने दृष्टिकोण को बदल रहे हैं, या उनको लगता है कि कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण मतदाता हो सकते हैं, कौन इतना हुँ, महत्वपूर्ण नहीं है, या किन हलकों में या किन क्षेत्रों में उनको पकड़ बनानी है। अब देखिए कि अर्बन वोटर जो है पंजाब में, वो बड़ा वोटर है, और जो शिफ्ट जिस तरह से हो रहा है देश में, वो एक एक लहर है धर्म के प्रति। और हालांकि पंजाब एक ऐसा सेकुलर स्टेट है जहां इस प्रकार की कभी कोई विभाजन देखने को नहीं मिला। हिंदू, सिख या मुस्लिम हुँ। सभी एक ही उस दायरे में रहते हुए कभी भी वहां इस प्रकार का कोई मतभेद या विभाजन या कोई भी ऐसी समझ नहीं दिखाई दी। वो एक ऐसा सेकुलर स्टेट है। लेकिन आप देखिए कि अन्य प्रदेशों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का असर हुआ है, तो निश्चित तौर पे अब आम आदमी पार्टी को भी लगने लगा है थ्रेट, जैसे उनको दिल्ली में मिली। हुँ, तो हो सकता है कि उसी को नापते हुए और मापते हुए ये सोचा गया हो कि पंजाब के जो अर्बन वोटर हैं, कहीं वो उनके पाले से ना दूर हट जाए, या वहां उनको अपना वर्चस्व बनाने में बड़ी दिक्कत हो। तो ये हो सकता है कि कई तरह के समीकरण उन्होंने देखे होंगे, और इसलिए वो सत्ता का जो एक महत्वाकांक्षा है, और सत्ता को बचाए रखने के लिए और पार्टी को बचाए रखने के लिए, या पार्टी के लिए अगली बार फिर सरकार बनाने हुँ। के लिए, ये जो महत्वाकांक्षा है, ये जो राजनीति के समीकरण है, या राजनीति की ये जो बिसात है, इसको कहा जा सकता है कि इस बिसात पे कई तरह के मोहरे रखे जाते हैं। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो पंजाब में एक्चुअली उसको मतलब उसका सामना किससे है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी से, जिसके अभी पंजाब में अभी तक इतना कोई सफल उनका कोई भी चुनावी परिणाम आधार नहीं है। रहा है, ठीक है? या कांग्रेस पार्टी या अकाली दल, जो अकाली दल अभी फिलहाल यही नहीं समझ आ रही भी उनके सर्वा कौन है, कहाँ वो किस दिशा में दौड़ रही है। कांग्रेस पार्टी में भी काफ़ी इस वक़्त जो है नेता जो हैं वो बीजेपी में बैठे हैं। तो एक्चुअल में उनको डर क्या है? अभी बीजेपी कहीं पंजाब में अपने पैर ना पसार ले? देखिए, जहाँ तक अकाली दल का सवाल है, अकाली दल के कितने धड़े हो चुके हैं, कितने अलग-अलग गुट हो हुँ, चुके हैं, ये सब देख ही रहे हैं हम लोग। और अकाली दल के बारे में अगर कहा जाए, तो प्रकाश सिंह बादल के बाद अ, उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली दल का जो हाल हुआ है, वो पिछले 4 चुनाव में ऑलमोस्ट औंधे मुँह गिरे हुए हैं, और उनके पास कोई जनाधार या कोई विधानसभा या लोकसभा की सीट इस प्रकार से, जिस तरह से अकाली दल का वो एक एक महत्व रहता था, वो हुँ। कुछ ऐसी उपलब्धि कर नहीं पाए। और अमृतपाल के द्वारा एक नया अकाली दल बना लिया जाना, उसके बाद अब जो वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार की घटनाएं पंजाब में हो रही हैं, हाँ जी। जिसमें अकाल तख्त के जत्थेदार साहब को हटा के नए जत्थेदार साहब को लगाना, और उसमें लोगों का, बुद्धिजीवियों का
और जो पंजाब के सिख समुदाय हैं, संप्रदाय हैं, उनके जो अग्रणी हैं, उनकी जो प्रतिक्रियाएँ हैं, उनको देखते हुए, तो अकाली दल लगता नहीं कि पंजाब में अब उतने बड़े जनाधार पे खड़ा है और वो अपने आप में बढ़ चुका है। तो आम आदमी पार्टी के लिए अगर कोई बड़ी चुनौती पंजाब में है, तो वो मुख्य रूप से कांग्रेस है। और कांग्रेस का पिछले विधानसभा के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन रहा और अब कांग्रेस काफ़ी हौसले में है और कांग्रेस प्रयास कर रही है कि वो एक बड़ी चुनौती बन के उभरे और अब के वो अपने जनाधार को विस्तार दे और इस चुनाव में वो एक सफलता प्राप्त करे। तो मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती कांग्रेस होगी। रहा जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का, तो देखिए परिस्थितियां राजनीति में कभी भी बदल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास अभी वक्त इतने लोग नहीं हैं जो, क्योंकि 117 सीटें हैं और 117 सीटों पे 117 विधानसभा क्षेत्रों में 117 लोगों उम्मीदवारों को खड़ा करना है और बीजेपी के पास हाल फिलहाल 27 लोग भी ऐसे नहीं मिल सकते या मिलेंगे जो चुनाव में उतरने चुनाव में। लायक होंगे। तो हो सकता है कि जब चुनाव आए तो कुछ लोग इधर शिफ्ट हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा आधार बना ले, कुछ नंबर बना ले जो उनके विधायकों का। लेकिन मुख्य चुनौती या मुख्य चुनाव में दो ही पार्टियां, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही रहे। कांग्रेस ही रहेगी। तो एक अभी जैसे यही चर्चा चल रही है किसान आंदोलन का, अब आप मानते क्या है, मतलब किस प्रकार से, किस दिशा में अब किसान आंदोलन सही चल रहा है, या अभी किसान नेताओं को भी कुछ मनन करने की जरूरत है इसको, ताकि लोग जो है, क्योंकि अगर हम हरियाणा के परिणाम की भी बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी भी मतलब अप्रत्यक्ष तौर पे भी प्रत्यक्ष तौर पे भी किसानों के साथ खड़ी दिखाई दी थी कई मौकों पर। तो वहां पर उनको बार बार चेताया गया था, मतलब चाहे वो आम जन हो, पार्टी के कार्यकर्ता भी, आप इस मुद्दे से थोड़ा सा हटिए, क्योंकि ये हमें मतलब हमारे वोट बैंक को कम कर सकता है, क्योंकि एक यही वोट बैंक नहीं है, और भी वोटर हैं जो हमें साधनी है। तो वहां पर ये मतलब कमी रही उनकी, उस मुद्दे पे वो इतने देखिए सफल नहीं हो पाए। पंजाब के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पंजाब की तरबियत या प्रकृति कहें या हम्म। पंजाब के लोगों का दृष्टिकोण या उनकी समझ कहें, वो थोड़ी सी भिन्न है, प्रगतिवादी है, सेकुलर है और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो किसी एक विशेष दायरे में अपने आप को बांधना चाहेंगे और वो क्योंकि स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक अन्य वर्ग भी हैं, तो जो सामंजस्य कांग्रेस का सभी वर्गों के साथ पंजाब में है, तो उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी चुनौती है हम्म। नहीं। और जहाँ तक हरियाणा का और पंजाब का तुलना का सवाल है, तो वो परिस्थितिवश हम कह सकते हैं कि हरियाणा की परिस्थितियां अलग हैं और हम्म। पंजाब की परिस्थितियां अलग हैं। और जहाँ तक सवाल आता है कि अब आगे किस दिशा में किसान का या किसानों का महत्व होने वाला है, देखिए पंजाब एक कृषि प्रधान प्रदेश है और हरित क्रांति का जनक, और जितनी उपजाऊ ज़मीन और जितना उपलब्ध पानी पंजाब में और जितनी मेहनत पंजाब में है, वो उतने प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में वैसे, और प्राकृतिक रूप, भौगोलिक और प्राकृतिक रूप हम्म। से भी पंजाब को एक एडवांटेज है। और इसमें किसान का महत्व हमेशा बना रहेगा। एक समय था भारत में जब किसान राजनीति के केंद्र में रहता था, भले ही वो समय अगर हम पुराने समय से देखें जो यूनाइटेड पंजाब था, हम्म। तो सर सिकंदर हयात बिल्कुल। की जब यूनियनिस्ट पार्टी का सरकार जब बनी थी, तब से उसके बाद से भी जब भारत आज़ाद हुआ और पंजाब की स्थापना हुई और पूरा पंजाब था यहाँ तब से भी, और उसके बाद हरियाणा से देवीलाल, या पहले उनसे पहले हम्म। अगर चौधरी चरण सिंह की बात करें, चौधरी चरण सिंह, उसके बाद देवीलाल, उसके बाद अभी वर्तमान में आपको याद होगा कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, हाँ जी। जिन्होंने राज्यपाल रहते हुए ही सरकार के साथ एक स्टैंड लिया किसानों के लिए, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है।
तो किसान राजनीति जो है वो हमेशा केंद्र में एक बड़ा महत्वपूर्ण उसका योगदान भी रहा है, उसकी भूमिका भी रही है। तो भारत में अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में किसानों का जो वर्ग है या किसानों का पक्ष है, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो भले ही प्रदेश के स्तर पे हो, भले ही वो राष्ट्रीय स्तर पे हो। पंजाब में भी ये किसान राजनीति जो है और किसानों का जो वर्ग है, ये हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। तो साथियों, ये थे हमारे साथ जगदीप सिंधु जी, जिनके साथ चर्चा हुई पंजाब के कई मुद्दों के ऊपर। हालिया के जो मुद्दे भी इन्होंने काफ़ी बताए, धार्मिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी पंजाब के इस वक्त के हालात क्या हैं और किस दिशा में जा रहे हैं, इसके ऊपर खुलकर चर्चा हुई। हम इसी तरीके से आपके साथ जुड़े रहेंगे, आगे भी आपके साथ इसी तरीके से जुड़े रहने की कोशिश करेंगे। तो सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया, मेहरबानी।